चलो अब देखो, कल जो रिलेशन था, जितना भी रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड का प्रोपेगेशन जो एयर में था, लैपलेस करेक्शन के बाद, तो जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाए। तो ये गामा पी बाई रो था, और दूसरा था हमारा गामा पी वी बाई एम था। फिर लास्टली हम लोगों ने निकाला था आर टी बाई एम। अब इसी पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। तो कहता है द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब डेंसिटी डिपेंडेंस है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, तो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन, डेंसिटी इनवर्स रिलेटेड है, तो ये H2 हो गया और ये O2। अब कहता है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम्स, तो ये 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम रो मान लेते हैं और ये रो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो पूछता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज। तो यहाँ पर ये 1/4, 1:4। तो ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, नोट करना है, कर लो। तो ए ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट विच टेम्परेचर the speed of sound in hydrogen will be the same as that of speed of sound in oxygen at T degrees Celsius, at 100 degrees Celsius। तो what temperature? तो फॉर्मूला हमारे पास जो है, ये हमारे पास है V is equal to गामा आर टी बाई एम। तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, चलो कल पढ़ा था, समझ में आया? हाँ, चलो आज न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान से, कॉपी निकाल लो। तो यहां पर क्वेश्चन में कहता है एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन will be same as that of speed of sound in oxygen at 100 degrees Celsius। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। क्लियर? चलो कल जो पढ़ा था वही क्वेश्चन सब है। कल जो भी हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड निकाला, ये गामा पी बाई रो, फिर हम लोगों ने निकाला था गामा पी वी बाई एम, और V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। कितना रिलेशन था? इसी पर बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर की बात जैसे ही किया तो हम ये वाला एक क्वेश्चन लिख देंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है, इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो यही लिखा। अब टेम्परेचर के डायरेक्टली है तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था, डायरेक्टली है तो T1/T2 कर देंगे। अब कहता है एट विच टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन H2 कर दिया। फिर किसके साथ है भाई? ऑक्सीजन, तो VO2 कर दिया।
अंडर रूट। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है भाई? टेम्परेचर पूछा है, तो हम इसको डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो हम इसको T1 प्लस 273 लिख देंगे। इसको लिख देंगे T2 प्लस 273, ऐसे ही लिख देंगे। अब कहता है कि वो टेम्परेचर फाइंड करो जिस पर कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का स्पीड बराबर होगी। तो दोनों का बराबर जब हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। VH2 और VO2 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों को हम x मान लेते हैं, तो दोनों x हो गया। इज इक्वल टू, अब यहां पर कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नीचे है तो नीचे वाले में 100 डाल देना है T2 की जगह, और ये T1 प्लस 273 हो जाएगा। आया समझ में? कहता दोनों का स्पीड क्या है? इक्वल, तो दोनों को x मान लिया, हाइड्रोजन को भी x मान लिया और ऑक्सीजन को भी x मान लिया। देखो ना स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। यही कह रहा है ना, सेम। वो टेम्परेचर निकालो जब दोनों सेम होगा। तो यहां पर 273, ये किसका टेम्परेचर है? T2 किसके लिए आया? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कितने पर है? 100, तो T2 की जगह 100। अब हाइड्रोजन का T1 अननोन हो गया, यहां से x और x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √100 प्लस 273 इज इक्वल टू √T1 प्लस 273। रूट और रूट कट गया तो क्या बचा? बोलो। 100 प्लस 273 इज इक्वल टू T प्लस 273, कितना आ गया? ये गलती हो गई क्या? क्या मिस्टेक है? जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन यही था ना? कितने नंबर स्लाइड का है क्वेश्चन? देखो तो है किसी के पास? क्वेश्चन तो यही है। अच्छा, मोलर मास हमने लिया ही नहीं ना, दोनों को इक्वल कर दिया, वो गलती आ गई है, कोई मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर दे रहे हैं। फॉर्मूला यही यूज होगा, हम इसको ठीक कर दे रहे हैं। V इज इक्वल टू गामा RT बाई M, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और M दोनों आ जाए। मोलर मास के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कंडीशन दिया रहता तब। अब यहां पर क्या है ध्यान देना, V हाइड्रोजन तो H2 VO2, T यहां पर क्या हो गया? H2, और नीचे क्या हो गया? TO2। मोलर मास क्या है? इनवर्सली, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मास H2, और यहां क्या आ जाएगा? O2। ठीक है, चलो अब ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इसको हम x मान लें, इसको x मान लें। T2 TH2 निकालना है, तो TH2 कर दो, और इसको क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 273 इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मोलर मास 32 टाइम्स, हाँ 32/2, तो ये 2 हो गया, और ये 32। अब कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है।
देखो कैलकुलेट करके क्या आता है। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये x और x कट जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो TH2 × 32 100 + 273 × 2 हो गया। ये आ गया 16, ये ना आएगा। तो ये TH2 = 373 / 16। देखो कैलकुलेट करके कितना आता है। एक मिनट, हम कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं। 373 / 16, 23.3। तो ये 23.3 आ गया। और हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको क्या लिख देंगे? TH2 + 100 23 - 3। तो TH2 = 23 - 100। सॉरी, अच्छा हाँ 273, हम 100 उसका वहां पर बाई मिस्टेक लिखा गया था। तो 273 माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा? 273 - 273 - 23.3, 249 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 249 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ गया, नेगेटिव। आया समझ में? तुमको आ गया 100%? बोलो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर देख लेते हैं। डी ऑप्शन है 249। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो। टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, मोनोटॉमिक का मतलब एटॉमिसिटी 1, 1 एंड 2 ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास दिया तो हम लोग v का वैल्यू क्या लिख देंगे? √γ(RT/m) लिख दिया। अब यहां पर मॉलिक्यूलर मासेस है, ठीक। कहता है आर इनक्लोज इन सेपरेट कंटेनर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब टी फिक्स है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने गलती किया था, मॉलिक्यूलर मास पहले लिया नहीं था तो गलती आ गया था कैलकुलेशन। यहां पर क्या है कि मॉलिक्यूलर मास वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब टी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब ये आ गया, तो यहां पर हम सबस्क्रिप्ट यूज कर ले, V1/V2 अंडर रूट, इनवर्स रिलेटेड है तो यहां पर ये M1 हो जाएगा और यहां M2 हो जाएगा। अब देखते क्या कहता है क्वेश्चन में। kept same temperature the ratio of speed of sound in gas 1 to that in gas 2। तो क्या आंसर आ गया? सिर्फ देखो अंडर रूट कौन सा आ रहा है, देखो बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आगे समझ में? चलो नोट कर लो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
आंसर यही है। अब आगे देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टर सरफेस फ्रॉम द सोर्स फॉर लिसनिंग द इको ऑफ साउंड। ध्यान देना, जैसे मान लो कि हम क्लास में, अब गौर करना, घर में जब सामान नहीं रहता है और हम लोग बोलते हैं तो इको साउंड प्रोड्यूस होता है ना, आवाज गूंज जाती, उसी को इको कह रहे हैं। तो जैसे हमने यहां से बोला, यहां से स्पीड ऑफ साउंड प्रोपेगेट किया और रिफ्लेक्ट होके हमको सुनाई दिया, गया और आया। इसका मतलब जाने का स्पीड ऑफ साउंड का डिस्टेंस डी, आने का भी डी। इसलिए जब भी इको होगा तो हमेशा डिस्टेंस कवर्ड 2D होगा, ये याद रखना है। हमेशा डिस्टेंस कवर्ड 2 टाइम्स होगा, जाने का और रिफ्लेक्शन। तो S इज इक्वल टू V इंटू टी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2D, स्पीड ऑफ साउंड V, अ टाइम पीरियड T। अब हम लोग किसी इको साउंड को जब सुनते हैं तो उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ ईयर, जो हमारे सुनाई देने की बात है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है कि अभी आप क्लास में अलर्ट हो तो मेरी बात को सुन रहे हो, यदि अलर्ट नहीं रहोगे तो कुछ बातों को सुनोगे, कुछ बात को इग्नोर कर दोगे। तो परसिस्टेंस ऑफ ईयर कहलाता है, वो हमारा 1/10 सेकेंड होता है। ये याद रखना है, ये वैल्यू हमेशा याद रखना है। तो अब ये आ गया, पहले तो ये लिख दे, V इंटू 1/10। अब हमको क्या पूछ रहा, मिनिमम डिस्टेंस D पूछ रहा है, तो D, तो ये आ गया V/20, 2 डिवाइड हो गया। अब V हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटली 300 या 332 भी यूज करते हैं, तो हम 300 ले लेते हैं, बाई 20 कितना आ गया 15, इससे ऑप्शन नहीं है तो 332 यूज कर लेते हैं भाई। तो 332 यूज करने पर कौन आ रहा है, 16.5, तो आंसर हमारा डी हो जाए। आ गया समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलो आंसर देख लेते हैं पहले। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय, ऑब्वियसली टेम्परेचर जब पूछेगा तो फॉर्मूला फिर लिख ले, गामा टी बाई एफ। ठीक, द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस बिकम्स √3 टाइम्स द इनिशियल। तो यहां पर टेम्परेचर आइडियल गैस का कहता है इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और यहां पर कहीं भी रिलेशन मॉलिक्यूलर मास का नहीं, आइडियल गैसेस से, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 है, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस है ओनली, ठीक। ये पहले क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाए, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, ठीक। अब कहता है, पहले हम लोग लिख दे फॉर्मूला, V1/V2, √T1/√T2। अब क्या कहता है, ध्यान दो,
द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस बिकम्स √3 टाइम्स द इनिशियल। दूसरा वाला जो हो रहा है √3 टाइम्स इनिशियल, इसका मतलब V2 क्या बन रहा है? √3 टाइम्स ऑफ V1 बन रहा है। पहले समझो, समझ में आया? ठीक। अब इनिशियल T1 क्या है चेक करो। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस पूछा है, तो T1 पूछा है, तो T1 रहने दिया। ठीक। T2 क्या है? 600 कैल्विन। इसका मतलब T2 क्या बन गया? पहले से 600 कैल्विन ज्यादा। इसका मतलब T1 में 600 कैल्विन ज्यादा। अब कैलकुलेट करो, देखो बन जाएगा। 27 आ रहा तो सी ऑप्शन आ जाएगा। इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आ गया, तो सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो। अब ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे। V1 कैंसिल कर दो, हो गया। रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3, उधर स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, ये आ गया। तो 3T1, T1 प्लस 600, ये T1 इधर चला गया तो क्या बन गया? 2T1 600, T1 इज इक्वल टू 300 कैल्विन। डिग्री सेल्सियस में लाना तो 273 माइनस कर देंगे, तो डिग्री सेल्सियस के लिए T1 स्मॉल यूज करेंगे, या T1 को हम क्या लिख देते हैं? 273 प्लस T1 इज इक्वल टू 300, तो T1 इज इक्वल टू 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेल्सियस। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनता है? एकदम इजी क्वेश्चन करा रहे, कहीं कोई ज्यादा एफर्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो इजी होगा। आ गया 27। चलिए अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट, कि कैसे हम लोग वेव इक्वेशन लिखेंगे। जब वेव का प्रोपगेशन होता है तो कैसे हम लोग लिखते हैं? तो ये हम कहते हैं कि एक पार्टिकल P है एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस x है ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस x पर। अब इस तरह से ये वेव फॉर्म दे रहा, ऐसा वेव पैटर्न बना। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहां से यहां तक का, जब हम लोग स्ट्रिंग में प्लग करेंगे तो वेव बनेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक, वो सब दिखा देंगे, घबराना नहीं। तो ये कहता है कि डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विल रीच द पॉइंट P
जब ये यहां से चला तो पॉइंट पी पर पहुंच रहा है, और फिर ये जो वाइब्रेट कर रहा है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, सेकेंड लेटर टाइम पीरियड जो आएगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, देन पार्टिकल एट ओ। इस कंडीशन में हम लोग जब लिखेंगे इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल यही है, ये डिस्टेंस ट्रैवल यहां से यहां तक का एक्स हो गया, ठीक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ लेम्डा, ठीक। तो ये पूरा एक वेव पैटर्न बना, इसी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स यदि लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कितना टाइम पीरियड के बाद मिला। तो पहले टाइम पीरियड टी था तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्स बाई वी माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब यही फॉर्म बन जाता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है ओमेगा एक्स बाई वी। तो ये ओमेगा एक्स बाई वी ये फाइनली बन जाएगा 2 पाई n बाई वी, 2 पाई बाई लेमडा, के इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट। रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एकदम इजी वे में, घबराना नहीं है। इजी वे क्या है सो सुनना। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर कहीं है, मान लो यही हमने स्ट्रिंग को दो पॉइंट पर फिक्स कर दिया, ठीक। अब स्ट्रिंग पर जो पॉइंट है जब प्लग करेंगे तो वो वाइब्रेट करे। मान लो इस स्ट्रिंग पर एक मधुमक्खी बैठा हो, तो जैसे ही करोगे तो मधुमक्खी ऊपर गया, तो ये पार्टिकल पी मान लो, ऐसे तो ये पार्टिकल पी है। अब ये यहां से डिस्टेंस एक्स ट्रैवल, यहां तक तो समझ में आ गया। ये जो वैल्यू है कितना दिया, मैक्सिमम ऊपर तक गया वो, फिर उसके बाद जब देखा कि वाइब्रेशन हो तो यहां गया, क्या यहां आया, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ए। और जब हम इसको लिखेंगे तो ये y लिखते हैं, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो ये x डिस्टेंस के फॉर्म में लिख। अब इसको लिखने का तरीका, ये वेव कैसा है, साइन का वेव, ऐसा ग्राफ साइन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू a, फिर साइन लिखेंगे, ठीक। अब साइन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, तो हम लोग ओमेगा लिखेंगे, और टाइम पीरियड क्या है, टी। अब कहता कितने देर के बाद ये पहुंच रहा है, ये कितने देर के बाद ये वेव पहुंच रहा है, ये टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो लेटर मतलब देर से पहुंचा, इसलिए माइनस हो जाएगा एक्स बाई वी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा एंगल है, तो ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा का इससे मल्टीप्लाई, ओमेगा का इससे मल्टीप्लाई, ओमेगा एक्स बाई वी। अब देखो ध्यान से, ओमेगा एक्स बाई वी, तो ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई न्यू, ठीक, और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा लिखते, न्यू और न्यू कट गया तो बच गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और 2 पाई बाई लेमडा को k कहते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन बोलो जल्दी से, ए साइन ओमेगा टी माइनस, ये पूरा हमने किसको सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया ओमेगा एक्स बाई वी को, तो ओमेगा एक्स बाई वी क्या बन गया, के एक्स बन गया, इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है। तो जब भी हम लोग वेव का इक्वेशन लिखेंगे किस फॉर्म में, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है समझ में।
ये रीजन इतना नहीं, हम ऐसे बेसिक बता दिया, लेकिन हमको याद क्या करना है, हमको ये याद करना है। अब इसमें सारे वैल्यू क्या क्या है वो लिखा देंगे, ठीक है। तो इसको हमको सिंपल लिखना है, लिखो वेव फॉर्म सीधा, या इक्वेशन ऑफ वेव लिखो, इक्वेशन ऑफ वेव। आइए फिगर बना लो, अब देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन वेव बना लो, हो गया, लिख लिया। हाँ, वैसे वेव नहीं बनता, वेव ऐसे बनाओ, ऐसे जाओ, ऐसे। कोई बात नहीं, वहीं नीचे लिखो, गलती हो गई तो क्या, नीचे बनाओ, स्पेस है। नहीं बन रहा है, लाओ, वैसे नहीं बनता है, लाओ। ये बाद में बनाया जाता है, ऐसे पैट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखा, अब वेव ऐसे बना, तब ये ऐसे आएगा डॉटेड लाइन, तब ये ए कहलाएगा, ये वाई कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। अब ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पूरा लिखा करो, आधा मत लिखा करो। एक बहुत कॉमन चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। ये जो बोर्ड देख रहे हो, हम कितने बार भी किसी भी बोर्ड पर लिखेंगे, ऐसा पैनल हमको इंडिया का किसी भी कंपनी का दे दो, मेरे लिखने पर आवाज नहीं आए, आप लिखोगे दूसरा फैकल्टी भी लिखेगा, आवाज आएगी। मेरा चैलेंज है, आवाज आना ही है, लेकिन हम लिखेंगे तो नहीं आए, क्योंकि ये चीज हमने सीख रखा है कि प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स परपेंडिकुलरली होता है। यदि आप बचपन से हैबिट बनाए हो कि अपने पेन को ऐसे रखते हो, तो कभी राइटिंग अच्छी नहीं। आपको हमेशा परपेंडिकुलर रखना, एक एक लेटर उभर के आएगा। खूबसूरत राइटिंग होती है जब धीरे धीरे लिखते हैं, हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं, इसलिए उतना राइटिंग बहुत अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यदि हमको राइटिंग करने के लिए कॉपी में दोगे तो तुमसे बेहतर ही लिखेंगे। तो हमेशा ये तरीका, नॉइस लेस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बाकी क्या आवाज आएगी, इस तरह की आवाज नहीं आएगा मेरा। तो जब भी कॉपी में लिखा करो, ऐसे मत लिखा करो, पूरा प्रेशर डालो। ध्यान देना, तभी कंसंट्रेशन डेवलप होता है। आप किसी एक सेंटेंस को बहुत तेजी से ब्लो कर दो, बोल दो, तो सामने वाले को थोड़ी देर के लिए इंप्रेस कर दोगे, लेकिन वो सारी बातों को समझेगा नहीं। आप गौर करना,
जितने भी सिंगर हैं उनकी आवाज क्लियरली निकलती है। यदि उनकी आवाज सही नहीं होगी तो सिंगिंग कर ही नहीं सकते। और वो धीरे धीरे बोलते, कभी भी वो बहुत तेज नहीं बोले। और जो बहुत तेज बोलने वाला है, जो वोकल बंदा है, बहुत तेजी से बोल करके निकल जाएगा, क्योंकि उसको दूसरे को इंप्रेस करना है। तो दूसरे को अपनी बातों को समझाना नहीं है, इंप्रेस करना है। दोनों फर्क है। हमको समझाना है और हम कॉपी में लिखेंगे, हमको समझना है, हमको अपने कॉपी को समझाना है, और वही मेरा दिमाग काम करेगा। मशीन लर्निंग यही कहता है। आप 4 बार चैट चैट जीपीटी यूज कर लो, आपके नाम को रिकॉग्नाइज कर लेगा। और तुम जो क्वेश्चन का जवाब लिखोगी या तुम जो क्वेश्चन रेज करोगी, तुमको जवाब अलग देगा, तुमको जवाब अलग देगा, तुमको जवाब अलग। प्रोसेस अलग होगा, आंसर एक आए। मशीन लर्निंग कहता है वही हमारा एआई है। वही दिमाग को ट्रेन करो ना। इतना हम लोग एआई पढ़ रहे हैं, यूज कहां करते हैं, खाली सुनते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग यूज करने लगे ना। आई बात समझ? कोई चीज नहीं आ रहा है, 4 बार लिखो ना। हम समाज के लिए नहीं ना पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। समाज क्या कर रहा है छोड़ो ना। समाज में तो बहुत कुछ होता रहता है। हम चलते रहते हैं, रास्ते में तो लड़ाई होती रहती है। लड़ाई को देखने के लिए हो जाए तो फिर हम लेट आएंगे इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग घबराने लगते हैं। हम देखा बहुत हैबिट है बच्चों को, अरे सर कम पढ़ा रहे, ज्यादा पढ़ा रहे, कम क्वेश्चन हो रहा है, घबरा करके यहां वहां, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आप देखोगे कितना भी अच्छा खाना बना हो, किसी भी त्योहार में, किसी भी शादी और फेस्टिवल में, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। वो खाना आपको बहुत अच्छा आनंद नहीं देता है। क्या रीजन है? रीजन ये कि ज्यादा से ज्यादा आइटम्स होते हैं। हम वो चखते, सारा टेस्ट तो खत्म कर दिया। दूध में प्रोटीन बहुत है, केला में भी बहुत प्रोटीन है, और दोनों को खा लो तो हार्ट की बीमारी होनी है। लिखवा लो। 2 फल को खा लो एक साथ, सेब नारंगी खा लो, फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्लांट है। ये तो एक ही प्लांट से सेब भी हो जाता है, अंगूर भी हो जाता है, नारंगी भी हो जाता है। अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। हम क्या करते, खाने के साथ सलाद खाते हैं। क्यों? हमारे इतना बेवकूफ कोई नहीं। सलाद कच्चा है, भोजन पका हुआ। कच्चा पक्का एक साथ नहीं होता। एक बार कच्चा खा लीजिए आप, पहले सलाद खा लीजिए, बाद में भोजन कर लीजिए। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो हम लोग दिमाग लगाने लगते किसी और में। चलिए आगे आप समझिए, वेव हमको इसी फॉर्म में दिख। अब ये वेव फॉर्म आ गया, तो हम लोग अब आते हैं मेन पार्ट पे। इसमें क्या है क्या नहीं। ओमेगा टी माइनस के एक्स हो। हम यहां पर y को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, a को लिखते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक। साइन तो हमारा, अब जितना एंगल वाला पार्ट है, ये पूरा एंगल में है, इसको हम पूरे को फेज कहते हैं। अब इसमें ओमेगा है, ओमेगा होता 2 पाई न्यू। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर हो गया के को 2 पाई/λ कहते हैं, और इसका नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट। आगे समझ में? एक एक चीज लिख लीजिए, इसको भी सारा पार्ट।
हो गया? अब वेव फॉर्म समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग अब पूरे क्लास में हम लोग जब वेव पढ़ते रहेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग यही चीज को याद रखेंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के। ठीक है? ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हमने लिख दिया। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी। अब आ जाइए एम्पलीट्यूड। यही बताया एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यही पिक वैल्यू था वेव का, वही लिखा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन ईदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। wavelength lambda, distance travel between the two consecutive crest or trough, यही होता है। तो ये कहता है it is the distance covered by the wave during the time in which particle the medium completes one vibration। एक वेव जब कंप्लीट करेगा तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो वेवलेंथ। ये सब ने लिख दिया। एंगुलर वेव नंबर प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा बता ही दिया। द क्वांटिटी 2 पाई बाय लैम्डा इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, या हम इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये क्या बताएगा कि फेज चेंज कितना हो रहा पर यूनिट पाथ डिफरेंस। इसका यूनिट रेडियन 2 पाई बाय लैम्डा है, तो 2 पाई के लिए रेडियन यूज किया, अब वेवलेंथ के लिए मीटर तो रेडियन पर मीटर। ठीक है? ये हमारे पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा फोकस देंगे। टाइम पीरियड टी है, जिसमें कि पार्टिकल किसी भी मीडियम का जो पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको हम लोग टाइम पीरियड टी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है? ये सारी चीज हम लिखे, इसका यूनिट पर सेकेंड हर्ट्ज होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए फेज कितना हो गया, 2 पाई बाई, ये ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई टी, इसलिए 2 पाई बाई टी को 2 पाई न्यू लिखते हैं, एन नहीं न्यू होता है, और रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। अब आ जाए जो वेव ट्रैवल कर रहा है, ये जो वेव था, तो अब हमने क्या बताया था कि दो तरह का बेसिकली वेव, एक का नाम दिया था प्रोग्रेसिव और एक का स्टेशनरी। तो प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का था, तो वेव जब प्रोपेगेट करेगा तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका नाम बन जाएगा प्लेन प्रोग्रेसिव, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेन प्रोग्रेसिव। तो कहता है ड्यूरिंग ऑफ प्रोगेशन या प्रोपेगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या सिंपली ट्रैवलिंग वेव। ठीक? जो कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका इक्वेशन आ गया। ठीक? इसी को हम लोग हार्मोनिक फॉर्म में कह देते, यही है ट्रैवलिंग वेव। साइन और कोसाइन फंक्शन का होगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हार्मोन। इक्वेशन वेव इक्वेशन ये बन जाएगा वेव इक्वेशन। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी आगे पढ़ेंगे, इसी फॉर्म में लाते, जब भी वेव इक्वेशन आएगा इसी फॉर्म में। ठीक? अब इसको तुम कर सकते हो घर में, क्या करोगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो टाइम वेरिएबल है तो dy बाई डी टी निकालोगे, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, और फिर dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स मिलाओगे, दोनों का रेशियो v स्क्वायर के बराबर आए, इसलिए वेव इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा जाता एडवांस लेवल। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना नहीं याद करना, जितना हमको जरूरत है उतना ही, हम तो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें दिखाएंगे अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम क्या सीखे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए एम्पलीट्यूड, y डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन प्रोपेगेशन, ओमेगा 2 पाई बाई टी 2 पाई न्यू, के 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो कहता है कि जब ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगा तो जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब कह सकते हैं कि वाइब्रेट करता है, तो उसके वेव इक्वेशन को उस फॉर्म में कहते हैं, या उसको हमने जो वेव का नाम दिया उसका नाम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग, वही हमने डिफाइन किया। इफ द ड्यूरिंग
द प्रोपेगेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव या सिंपली वेव कह सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक, या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। इसी का नाम क्या है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा तो नाम पड़ गया हार्मोनिक वेव। ठीक, वेव इक्वेशन हम लोगों ने वेव फॉर्म लिखा y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, उससे हम ये चीज निकालते हैं, इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो उस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमको प्रूफ नहीं करना, हमको सिर्फ समझ लेना है। तो मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन नहीं रहेगा, जेई वाले के लिए रह सकता है कि जो वेव इक्वेशन है कैसे होता है, तो आप घर में प्रैक्टिस करके निकाल सकते। मेडिकल स्ट्रीम के बायो के बच्चों का ये काम है, उनको सेकेंड डेरिवेटिव वगैरह आता भी नहीं, बहुत रेयरली क्वेश्चन। तो अब हम लोग वेव इक्वेशन समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेव ट्रैवल करेगा या वेव का प्रोपेगेशन होगा, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन होगा। अब ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास है। यहां तक आ गया समझ में?